हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो कल पेपर अब आप लोग का है ही, तो एक लास्ट टॉपिक की और बात कर लेते हैं बिफोर एग्जाम। ट्रांसफॉर्मर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कल के पेपर के लिए। ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हो सकता है इससे कल क्वेश्चन दिख जाए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो इसी पे आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर समझने के पहले, है ना, ट्रांसफॉर्मर समझने के पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये यूज़ क्यों किया जाता है, ये है क्या, है ना। तो हम लोग आज बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर पे बात करने से पहले पहले आपको यूं कुछ समझना पड़ेगा कि ये क्यों लाया गया, है ना। देखो, हमारे घर में जो सप्लाई आ रहा है, मेंस सप्लाई, जो पावर सप्लाई आ रहा है बाहर से, है ना, हमारे घर में जो सप्लाई घुसता है वो मेंस सप्लाई उसको कहते हैं, है ना। जो सप्लाई, जो पावर, जो वोल्टेज जो हमारे घर में आ रहा है बाहर से, वो जनरली कितने का होता है? 220 वोल्ट का होता है ना। 220 वोल्ट का होता है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे घर में बहुत सारा अप्लायंसेस ऐसा है जिसको ऑपरेट होने के लिए 220 वोल्ट नहीं चाहिए, और बहुत सारा ऐसा भी है जिसको 220 वोल्ट से ज्यादा चाहिए। 220 में काम नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बेल, है ना, वो होता ही है सबके घर में, है ना। टीवी होता है, उसमें कैथोड रे ट्यूब लगा होता है अंदर, कैथोड रे ट्यूब इन टेलीविजन। अगर आप ये दो एग्जांपल से समझो तो आपको समझ में आ जाए कि 220 वोल्ट से नहीं बनती है कहानी सारे अप्लायंसेस की। इलेक्ट्रिक बेल को चलने के लिए 6-7 वोल्ट चाहिए। 6 वोल्ट आपके घर पे आ रहा है 220, इलेक्ट्रिक बेल को चाहिए 6, 220 ले लेगा तो मर जाएगा इलेक्ट्रिक बेल, है ना। कैथोड रे ट्यूब को 220 से बहुत ज्यादा चाहिए, इसमें इसका काम ही नहीं बनेगा, टेलीविजन चलेगा ही नहीं। इसको चाहिए 10,000 वोल्ट। इसी तरह का बहुत सारा अप्लायंसेस है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब को 220 से बहुत कम चाहिए, है ना, नहीं चाहिए 220। और बहुत सारा घर में अप्लायंसेस ऐसा भी है जिसको 220 से बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये कैसे सेटल होता है फिर ये, है ना, ये इशू कैसे डील होता है, ये वोल्टेज अलग अलग चाहिए सबको, ये कैसे सॉर्ट आउट होता है प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर, है ना। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया है क्या? ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ही ये वाला काम करके देता है। जो आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ रहा है, एसी वोल्टेज जो आ रहा है 220 का, उसको 6 में भी कर देता है और 220 को 10,000 में भी कर देता है। तो ये सारा इलेक्ट्रिक बेल में, कैथोड रे ट्यूब इन टेलीविजन में, ये सब में ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, ये सब अप्लायंसेस में, है ना। अगर आप उसको खोल के देखो या यूट्यूब पे कहीं वीडियो देखो तो आपको दिख जाएगा ट्रांसफॉर्मर कहाँ लगा है उसके अंदर। तो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है ये सब अप्लायंसेस में, जो ये काम वोल्टेज को अपने हिसाब से करके लेता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है स्टेप अप, वोल्टेज को डाउन कर देता है स्टेप डाउन, ये वो काम करके देता है, ये सारा ट्रांसफॉर्मर करता है। तो क्या काम हुआ ट्रांसफॉर्मर का, वो अब लिख देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस, ठीक है, बाय विच मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यानी कि एसी वोल्टेज, है ना, अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड, टीवी के लिए इंक्रीज करना होगा, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक बेल के लिए डिक्रीज करना होगा, है ना। और फ्रीक्वेंसी देखो, वो जो एसी वोल्टेज आता है ना, एसी आप लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे 12th में डिटेल में,
तो उसका फ्रीक्वेंसी भी होता है। अल्टरनेटिंग करंट डीसी की तरह वो कांस्टेंट करंट नहीं होता। अल्टरनेटिंग ना चेंज हो रहा होता है लगातार। थोड़ा आपको वेव फॉर्म से हल्का बस फील देने की कोशिश करें। ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे समझ लो आप थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे वेव फॉर्म से समझ लो कि ये अल्टरनेट, ये लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट लगातार चेंज होता रहता है, आप ऐसे समझ लो, इसलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टर होते रहता है, चेंज होते रहता है, पेरियोडिकली इक्वल टाइम इंटरवल पे वो चेंज होता रहता है। डीसी की तरह कांस्टेंट नहीं होता वो। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। और ऐसे ये एसी है तो इसमें ये जो देख रहे हो आप पेरियोडिकली चेंज, तो पेरियोडिकली चेंज है तो टाइम इंटरवल, तो फ्रीक्वेंसी की बात होती है ये सब में। तो इसका फ्रीक्वेंसी भी होता है। इंडिया में बेसिकली 50 हर्ज है, अमेरिका में 60 हर्ज है। जो एसी आ रहा है हमारे घर में उसका फ्रीक्वेंसी भी होता है ना। तो बिना फ्रीक्वेंसी बदले, है ना, फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है वही रखते हैं और उसको, उस ईएमएफ को चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी में छेड़छाड़ किए, विदाउट अफेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मर के डेफिनेशन में लिखना है। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे अल्टरनेटिंग ईएमएफ या एसी वोल्टेज, ये भी लिख सकते हो, उसको बढ़ा सकते हैं। 220 से 10,000 कर सकते हैं और 220 से 6 भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बिल में ट्रांसफार्मर लगाना होगा, टीवी में ट्रांसफार्मर वो लगाया जाता है। ठीक है, आपको नहीं लगाना है, वो लगा हुआ आता है। ठीक है, ये काम करने के लिए। तो आई होप ये ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन आपको ये समझ में आया है। अब आगे बात कर लेते हैं ये कैसा है कंस्ट्रक्शन, थोड़ा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, किस पे ये काम करता है ना। तो अगर बात करें प्रिंसिपल का, वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई पे काम करता है ना। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन ईएमआई, है ना। ईएमआई समझ में आ रहा है, ये बता चुके हैं कल वाले लेक्चर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये भी बताएंगे पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग से, तो समझ में आएगा आपको कि कैसे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्यों बात हो रही है, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक से करंट इंड्यूस हो रहा है, तभी तो ईएमआई, ये हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में। और इसमें थोड़ा क्या यूज होता है, इसमें 2 क्वाइल यूज होता है ना। और ट्रांसफार्मर जो है 2 क्वाइल का यूज करता है, एंड मेक यूज ऑफ 2 क्वाइल्स। अभी बस कंस्ट्रक्शन में उसकी बात करने वाले हैं। एंड मेक यूज ऑफ 2 क्वाइल्स, है ना, वो क्वाइल्स होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। एंड मेक यूज ऑफ 2 क्वाइल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो अलग अलग होता है। ये अभी कंस्ट्रक्शन से ये वाली बात समझ में आएगी, है ना, ये वाली बात अभी कंस्ट्रक्शन में आगे समझ आने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कंस्ट्रक्शन पे अब जंप करते हैं और फिर वर्किंग समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन, तो हम बस एक फाइनल स्कीमेटिक डायग्राम बनाने वाले हैं, है ना। और अभी इस डायग्राम को आपको ना ही स्टेप अप की तरह लेना है, ना ही स्टेप डाउन की तरह लेना है, जो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में आगे भी देखने वाले हैं। अभी आपको सिंपली इसको एक ट्रांसफार्मर की तरह लेना है। स्टेप अप स्टेप डाउन वो स्पेसिफिक बात कर लेंगे बाद में। अभी आपको वो नंबर ऑफ टर्न नहीं काउंट करना है कि प्राइमरी में इतना है, सेकेंडरी में इतना है। अभी आपको बस ऐसे समझना है कि ये ट्रांसफार्मर है, जनरल ट्रांसफार्मर, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ठीक है, ये ऐसा, है ना, ये इस तरह से आयरन कोर होता है। ठीक है, ये इस तरह से आयरन कोर होता है। ठीक है, ये इस तरह से आयरन कोर होता है। ये क्या है, ये हो गया आयरन कोर, है ना, कोर। ठीक है, ये इस तरह से कोर हो गया। अब इसका देखो 2 आर्म है ना, ये यही कंस्ट्रक्शन है, स्कीमेटिक बना रहे हैं, फाइनल डायग्राम, है ना। ये कोर हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर हो गया।
अब इसका दो आर्म है, देखो एक आर्म ये हो गया ये वाला, और दूसरा आर्म ये हो गया ये वाला, है ना, दो आर्म हो गया। ठीक है, ये दो आर्म पहले समझ में आ गया। अब ये दोनों आर्म पे ही क्वाइलिंग रहता है ना, कंडक्टिंग वायर का, कॉपर वायर का, है ना, क्या रहता है, क्वाइलिंग रहता है। तो ये वाले आर्म पे इधर जो जिस पे भी करने जा रहे हैं, ये वाले आर्म पे अभी आपको नंबर ऑफ टर्न काउंट नहीं करना है उस क्वाइलिंग का, ठीक है, पहले बता दे रहे हैं। ये तो फिर मत बोलना ये स्टेप अप है स्टेप डाउन, वो बाद में भी समझेंगे स्पेसिफिक केस। तो इस पे क्या रहता है, इस पे रहता है क्वाइलिंग। ठीक है, ये ऐसे करके ये क्वाइलिंग रहता है। ठीक है, ये ऐसे करके क्वाइलिंग रहता है, और इस पे भी ये क्वाइलिंग रहता है। ठीक है, ऐसे करके ये दूसरे आर्म पे भी ऐसे क्वाइल रहता है। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इस पे है इसी को बोल रहे हैं क्वाइलिंग। तो ये हो गया। इस वाले आर्म पे, ये जो पहला वाला आर्म है जिससे जिससे जिसको एसी सप्लाई देते हैं, है ना, ये वाला जिसको एसी सप्लाई देते हैं, ये देखो एसी का ऐसे साइन हो गया, तो इसको आप एसी सप्लाई भी लिख सकते हो, या आपकी मर्जी इसको आप यहाँ पे इनपुट लिख सकते हो। ठीक है, वो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ 220 वाला इसको दे दिए। अब इसको हमको 6 में करना है तो 6 कर लेंगे, 10,000 में करना है तो 10,000 में कर लेंगे, है ना। तो ये वाला समझ लो आप कि ये 220 वोल्ट इसको ऐसे दे रहे हैं, इस वाले कॉइल को, प्राइमरी कॉइल को। ठीक है, तो इसका नाम भी लिख देते हैं। ये जो पहले वाले पे देख रहे हो इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, है ना। ये पी यहाँ आपको लिखा मिलता है फिगर में, ये जो पी लिखा हुआ है, पी का मतलब है प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये दूसरा वाला यहाँ पे एस एस लिखा मिलेगा, ये मतलब है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल, और यहीं से हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं आउटपुट, है ना, यहीं से हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं आउटपुट। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ आता है प्राइमरी कॉइल में, और आउटपुट ऑब्टेन कर लेते हैं सेकेंडरी कॉइल से। तो ये कुछ स्कीमेटिक डायग्राम, ट्रांसफार्मर का एक कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, उसके एक आर्म पे एक क्वाइलिंग होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी क्वाइल, जिससे अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया जाता है जिसमें, और सेकेंडरी क्वाइल जिससे आउटपुट ऑब्टेन किया जाता है। तो इस सारे कंस्ट्रक्शन को लिख भी देते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस कंस्ट्रक्शन को लिख देते हैं, क्या क्या लिए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो दो तरह का क्वाइल हो गया, है ना, प्राइमरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल, है ना। तो सबसे पहले क्या हो गया, एक सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर, उसके बाद दो क्वाइल लेते हैं, टू क्वाइल्स, है ना। कौन कौन सा, पहला प्राइमरी क्वाइल, और दूसरा लेते हैं सेकेंडरी क्वाइल, है ना। इधर वाला प्राइमरी था, उधर वाला सेकेंडरी था, पी वाला प्राइमरी, एस वाला सेकेंडरी। उसके बाद क्या करते हैं, साथ ही में लिख देते हैं वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, है ना। ये थोड़ा वर्क कंस्ट्रक्शन हो गया, अब इसमें वर्किंग कंस्ट्रक्शन मिला के साथ में लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ देते हैं या एसी वोल्टेज देते हैं। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड बदलना है, whose magnitude is to be changed, whose magnitude is to be changed, है ना, is given to प्राइमरी क्वाइल, है ना, इज गिवन टू प्राइमरी क्वाइल। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो बदलना है 220 वोल्ट वाला, वो कनेक्ट कर देते हैं प्राइमरी क्वाइल से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अप्लायंस, है ना, इलेक्ट्रिक बेल है या टीवी है, अप्लायंस इन विच आउटपुट टू बी ऑब्टेन्ड is connected with secondary coil, है ना। जिस अप्लायंस में आउटपुट हमको चाहिए उसको कनेक्ट कर देते हैं सेकेंडरी क्वाइल से। तो प्राइमरी क्वाइल से अल्टरनेटिंग ईएमएफ जिसको बदलना है, और जिस अप्लायंस में हमको आउटपुट चाहिए वो बदला हुआ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसको कनेक्ट कर देते हैं सेकेंडरी क्वाइल से। ठीक है, ये दोनों पहले बात समझ में आया। ठीक है, ये दोनों बात पहले, इतनी बात समझ में आई होगी। तो देखो अब क्या होता है, ड्यू टू
अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो प्राइमरी कॉइल में दिए हैं 220 वोल्ट का अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो देखो प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गया यानी कि करंट आ गया। तो कॉइल क्या है, वायर है, कॉपर का कंडक्टर है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, हेंस और स्टेड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ रखा है स्टार्टिंग में, है ना। तो प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ देने से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उसके चारों तरफ। एक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उसके चारों तरफ, वो क्या होगा, वो लिंक होने लगेगा सेकेंडरी कॉइल से। मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे बताते हैं, कैसे दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड को परसीव करने का, समझने का क्या तरीका है कि उसको इमेजिनरी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं, है ना, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया प्राइमरी कॉइल को अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलने से। क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये लगातार वैरी करेगा, चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि जो ईएमएफ है, ये जो वोल्टेज मिला है, ये अल्टरनेटिंग है, डीसी नहीं है, डायरेक्ट वाला नहीं है, ये अल्टरनेटिंग है, अल्टर होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो ईएमएफ चेंज होता रहेगा जो प्राइमरी कॉइल को मिल रहा है। तो उस ईएमएफ की वजह से जो करंट है, तो जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो लगातार चेंज होता रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, है ना। तो ड्यू टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही, है ना, ये तो ओरेस्टेड सर ही बताए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी करेगा क्योंकि ईएमएफ कैसा है, अल्टरनेटिंग। तो ड्यू टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस, है ना, चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी कर रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकला तो वो लिंक होगा बगल वाले से सब तरफ से, तो सेकेंडरी कॉइल पास में ही है तो उससे लिंक होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस linked with secondary coil also changes, है ना। जब प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ आने से वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो देखो करंट आने से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक भी हो रहा है सेकेंडरी से। लेकिन ईएमएफ अल्टरनेटिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो जो लिंक हो रहा है वो भी चेंज करेगा। और आपको पता है, कल ही पढ़े हैं ईएमआई में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रहा है किसी दूसरे कॉइल से, किसी कॉइल से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे आ जाता है ईएमएफ, है ना, वहां पे आ जाता है ईएमएफ। ये कल पढ़ चुके हैं। तो यहां पे भी वही होगा, सेकेंडरी कॉइल में अब आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो लगातार उसका नंबर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। और कैसा ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो वही यहां पे लिखना है, एज अ रिजल्ट करंट इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस हो ही जाएगा, है ना। या इसको लिख लो ऐसे एक बार, एज ए रिजल्ट, चलो लिख ही देते हैं, एज ए रिजल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि ईएमएफ अल्टरनेटिंग है, लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए डिफरेंट मैग्नीट्यूड का इसमें
इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ रहा है उसको बदल देता है उसके मैग्नीट्यूड को, और सेकेंडरी कॉइल में वो इस तरह से पहले लिंक होता है और वो ईएमएफ बदला हुआ होता है, क्योंकि ईएमएफ लगातार अल्टरनेटिंग है, बदल रहा है। ठीक है, और इस तरह से सेकेंडरी कॉइल में चेंज्ड ईएमएफ पहुंचता है, और फिर जो उससे अप्लायंसेस कनेक्टेड है वो वहां पे आउटपुट में उसको मिल जाता है। अगर 6 वोल्ट का चाहिए तो 6 वोल्ट का, 10,000 वोल्ट का चाहिए तो 10,000 वोल्ट का। ठीक है, तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ये इस तरह से कहानी चलती है। अब इसमें एक ये क्वेश्चन बनता है कि डीसी सोर्स के साथ ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है ना। अगर आपका ईएमएफ अल्टरनेटिंग नहीं है, एसी वोल्टेज नहीं, डीसी वोल्टेज है, तो फिर आपका वहां पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करने वाला, ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते। क्यों बताओ, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विथ डीसी सोर्स ट्रांसफार्मर कांट बी यूज्ड, ट्रांसफार्मर कांट बी यूज्ड। डीसी सोर्स के साथ ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी सोर्स में कांस्टेंट करंट होता है, और करंट कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से वो चेंज ही नहीं करेगा। चेंज नहीं करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं सेकेंडरी कॉइल में। ईएमएफ इंड्यूस होने का शर्त यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लिंक हो रहा है किसी कॉइल से वो चेंज होना चाहिए लगातार, है ना। तो इसमें आप लोग आंसर खुद से लिख लोगे। इसमें लिखोगे द डीसी सोर्स बेसिकली provides basically have constant current source or provides constant current. DC source provides constant current. As a result, magnetic field lines linking with secondary coil do not change. Thus, there is no induction of EMF in the secondary coil. ये आप लोग इसमें आंसर कर सकते हो। इसीलिए ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं डीसी सोर्स के साथ, हमेशा एसी सोर्स के साथ। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें आंसर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो गया, तो थोड़ा और कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं इसमें, है ना। थोड़ा और कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं इसमें। तो ये फिगर हम लोग के पास था अभी ट्रांसफार्मर का, आ गया, हाँ यहाँ पे ये हम लोग के पास फिगर है। कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स है, कुछ उस पर बात करेंगे। तो ये जो प्राइमरी कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जितना टर्न घुमाया गया है ना इस प्राइमरी कॉइल पे, इसको अगर कह दें एनपी, है ना। एनपी क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और ये सेकेंडरी कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है एनएस, इसको कह दें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो या एक काम करते हैं, इधर एक कॉइल फ्रेश से बना ही लेते हैं, नहीं तो बार बार पीछे जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ एक बना ही लेते हैं अपना ट्रांसफार्मर तुरंत से, है ना। ये हो गया, स्कीमेटिक डायग्राम है ये ट्रांसफार्मर का। ये कोर हो गया, ठीक है, और ये कॉइलिंग हो गया। अभी आपको नंबर ऑफ टर्न्स पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये आउटपुट हो गया सेकेंडरी कॉइल से, और ये इनपुट हो गया प्राइमरी कॉइल से। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। और इसका नंबर ऑफ टर्न्स एनपी, इसका नंबर ऑफ टर्न्स एनएस, है ना। ये एनपी बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, वो पहले भी लिख दिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। तो अब ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये इसका रेशियो ये बराबर होता है स्मॉल एन के, और स्मॉल एन को कहते हैं टर्न्स रेशियो। ये सब कुछ टेक्निकल टर्म है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो टर्न्स रेशियो कुछ नहीं है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। बस इतनी सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसी को स्मॉल n से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है टर्न्स रेशियो। ठीक है, तो ये टर्म भी आपको समझ में आया है ना, ये टर्म भी आपको समझ में आया है। ठीक है, पहले इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और टर्म देखो, ये पहले टर्न रेशियो हो गया। इस प्राइमरी कॉइल में जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ रहा है उसको कह दें कुछ ईपी, है ना, ईपी। अभी लिख देते हैं ईपी क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ बाद में वो है ईएस, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसको लिख दे पहले, ये ईपी, ये क्या है, ये है अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, और ईएस ये है अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तो क्या देखा गया, फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, है ना, तो फॉर अ ट्रांसफॉर्मर क्या क्या देखा गया, ये देखा गया कि ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल टू ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ये दोनों का रेशियो, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ डिवाइड बाय प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ, ये बराबर हुआ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ध्यान रखना है, याद रखना ही बहुत आसान है। ऊपर सेकेंडरी कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल है ऊपर में दोनों सेम, नीचे ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल है, नीचे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है। तो ऊपर एसएस नीचे पीपी, है ना, ये याद रखना बहुत आसान है ना, ईएस बाय ईपी इक्वल टू एनएस बाय एनपी। तो ये एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी समझ में आया। तो यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो हमको यहां से एक चीज दिख रहा है, ई एस इक्वल टू ई पी इंटू एन एस बाय एन पी, या ई पी इंटू एन एस बाय एन पी को क्या लिख सकते हैं, टर्न रेशियो, यानी कि स्मॉल एन। तो यहां से ये दिख रहा है कि जो ईएमएफ, ईएस क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसके बराबर है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो प्राइमरी कॉइल को मिल रहा है, और जो टर्न रेशियो है उस पे। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुआ ईएमएफ डिपेंड करता है दो बात पे, प्राइमरी कॉइल को कितना ईएमएफ दिया जा रहा है और टर्न रेशियो क्या है ना। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो आप आराम से ये फैक्टर्स बता सकते हो जिसपे इस पे डिपेंड कर रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो ये एक नोट बनता है यहां से, फैक्टर्स ऑन विच ईएस, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स। तो किस पे, सबसे पहला ईपी पे। ईपी क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, और दूसरा टर्न रेशियो एन, है ना, टर्न्स रेशियो एन। इस दो बात पे सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो डिपेंड करता है इस दो बात पे। ये दोनों बात आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो ये भी आप ध्यान रख लोगे। अब हम आगे बात करें तो देखो, ट्रांसफार्मर भी इस दुनिया से अलग नहीं है, इसी दुनिया में है ट्रांसफार्मर, है ना। तो हमारे नेचर में, इस संसार में एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल चलता है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये आप इसको पावर कंजर्वेशन भी कह सकते हो। पावर क्या है, रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन, पावर कंजर्वेशन। तो पावर का ना ही लॉस होता है, एनर्जी का ना ही लॉस होता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही लॉस होता है उसका। तो वही प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर पे भी लगेगा, है ना। वैसे रियल लाइफ के ट्रांसफॉर्मर में थोड़ा थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन वहां भी लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एनर्जी का लॉस होता है
रियल वाले ट्रांसफार्मर में वो थोड़ा हिस्टेरिसिस, एडी करेंट्स वगैरह ये सब, अभी वो सब आपको उतना डिटेल अभी नहीं जानना है यहाँ पे, एडी करंट क्या होता है। बस ये समझ लो ट्रांसफार्मर की दुनिया का जैसे हम लोग का नॉर्मल पढ़ते हैं ना, वहाँ पे पेंडुलम में वो रेजिस्टिव फोर्स होता है एयर का, वो डैम्पिंग करा देता है, एनर्जी लॉस होता है ना। तो उसी तरह का कुछ आप समझ लो कि ट्रांसफार्मर में भी एनर्जी का लॉस होता है कुछ कारणवश, बस इतना समझो फिलहाल अभी। तो हम एनर्जी लॉसेस की बात नहीं कर रहे, जैसे वहां पे पढ़ते थे आइडियल पुली, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई पुली का वेट नहीं, है ना। फ्रिक्शन लेस सरफेस पढ़ते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, फ्रिक्शन थोड़ा थोड़ा सरफेस में तो होगा ही। तो उसी तरह से यहां पे भी थोड़ी देर के लिए मानो कि ट्रांसफार्मर आइडियल है और कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो एनर्जी कंजर्व है, पावर कंजर्व है। तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, पावर इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू पावर इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, पढ़ रखा है आपने, है ना। पावर पढ़ते हो ना, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, या एनर्जी बाय टाइम, है ना। ये पढ़ते हैं पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम। अब ये वर्क पढ़े ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज वोल्टेज। तो ये वर्क की जगह लिख सकते हैं V इंटू क्यू बाई टी। तो Q बाई टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VI। तो पावर का ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, EMF और करंट है। तो पावर इन सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल का EMF और सेकेंडरी कॉइल का करंट, ES और IS, इसी का प्रोडक्ट हो जाएगा पावर। और प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल का EMF, प्राइमरी कॉइल का करंट, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, पावर कंजर्वेशन की बात करें, और ये पॉसिबल आइडियल ट्रांसफार्मर में ही है, रियल में थोड़ा एनर्जी का लॉस होता है। तो ये सिनेरियो रहेगा ES/IS इक्वल टू EP/IP, वोल्टेज इंटू करंट, बस ऐसे समझो, है ना। यहाँ पे EMF इंटू करंट कह लो, बात वही है। ठीक है, तो ये भी याद रहेगा। और ये अगर याद रहेगा तो देखो यहाँ से, ये ES/IS इक्वल टू EP/IP, तो यहां से ये बन गया ES/EP और इधर बन गया IP/IS, है ना। तो ES/EP, है ना, ये हम लोग देख चुके हैं किसके बराबर है, NS/NP के। तो ये तीनों सब आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हो। तो देखो EMF और नंबर ऑफ टर्न का तो ठीक है, SS चल रहा है, करंट के केस में आके बस उल्टा हो जाता है। देखो SS करंट में हो गया P, देखो P करंट में हो गया S। तो बस थोड़ा सा करंट को पलट के याद रखना है ना। EMF और नंबर ऑफ टर्न्स को एक जैसा याद रखो, ES/EP, NS/NP, करंट जैसा है उल्टा, IP/IS, ठीक है, IP/IS, है ना, ऐसे उल्टा याद रख लो, ES/EP, NS/NP, IS/IP नहीं, IP/IS, उल्टा याद रखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक हो गया, है ना, ये पूरा डिटेल हो गया। तो आगे हम जल्दी से बात कर लेते हैं, और इंपॉर्टेंट पोर्शन जो इसका, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर का कितना टाइप है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली दो टाइप का होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन, है ना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना। पहले बात कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो नाम से ही याद रखा जा सकता है, ऐसा नहीं इसको बहुत रटने में मेहनत लगेगा, नाम से याद रखा जा सकता है। स्टेप अप मतलब इसमें थोड़ा सा ये आइडिया लग रहा है कि जो अल्टरनेटिंग EMF प्राइमरी में आ रहा होगा उसको
सेकेंडरी में चेंज कर रहा होगा और उसका वैल्यू अप कर दे रहा होगा। नाम भी तो है स्टेप अप। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ा देता होगा। इसको कैथोड रे ट्यूब इन टेलीविजन में यूज करने में सही रहेगा। इस टाइप के ट्रांसफार्मर को 220 का आएगा, उसको 10,000 में बना देंगे, है कि नहीं। तो ये वहां पे हेल्प करेगा। तो यही है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो लोअर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ में चेंज कर देता है ना। तो ये क्या करता है स्टेप अप में लिखना है कि लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, स्टेप अप क्या करता है, लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को ये चेंज कर देता है किसमें, हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ में। तो लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ किस में आएगा, प्राइमरी कॉइल में, और हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ किस में जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में। तो ES जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में है वो स्टेप अप हो गया है, वो ज्यादा हो गया है किससे, प्राइमरी वाले से। तो ES ग्रेटर देन EP होगा, है ना। ES ग्रेटर देन EP होगा। ये पहले क्लियर है सही से। चलिए, तो इसका अगर हम फिगर से बताएं इस बात को और फिर मैथमेटिकली भी समझ लेंगे, तो इसका अगर अब आप स्टेप अप और स्टेप डाउन का सेपरेट बना के समझ सकते हो। तो ये कोर है ना। तो अब बना रहे हैं स्टेप अप। तो किसका है ना, अभी एक रिलेशन देखे थे कि ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP। देखो ये सेकेंडरी वाले कॉइल का EMF ज्यादा कर देता है ये स्टेप अप, यानी कि ये डायरेक्ट सीधा सीधा रिलेशन में है। देखो यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एक इंपॉर्टेंट बात लिखना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि ES EP से ज्यादा है तो NS NP से ज्यादा होगा, है ना। तो इसमें अगर हम फिगर से बनाएं तो यहां पे ऐसे देख लो बस, ये इस तरह से है ना, ये कॉइलिंग हो गया, ये इनपुट, ये प्राइमरी कॉइल है। सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बना के दिखाना है आपको, ठीक है, तभी तो होगा डिफरेंस। ये आउटपुट हो गया, ये वाला सेकेंडरी कॉइल है। तो क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से। तो ये होता है इसमें। अब देखो इसी को कहते हैं टर्न रेशियो, NS बाय NP को। अब देखो NS NP से ज्यादा है ना। मान लो NS 8 है, NP 4 है, तो क्या आ गया 2। इसी तरह से हमेशा आप NS ज्यादा लोगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर ज्यादा लोगे डिनोमिनेटर से, तो हमेशा ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। आप कुछ भी रख के देख लो, ऊपर वैल्यू ज्यादा रखो नीचे वाले से, तो 1 से हमेशा ज्यादा वैल्यू आएगा। इसीलिए कहते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में टर्न्स रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट बात, N ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो 1 से हमेशा ज्यादा ही वैल्यू आएगा, ठीक है। ये पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो ES EP देख लिया। अब लास्ट में क्या रह गया, IP IS, तो वो भी देख लेते हैं। तो वो अगर आप देखे हो ध्यान से, तो ये ES बाय EP है, NS बाय NP है, और ये IP बाय IS है ना। ये क्या है, IP बाय IS। तो देखो ये डायरेक्ट में क्या प्रपोर्शन है, ये ज्यादा ये ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, यही ज्यादा, है ना, यही ज्यादा। तो क्या ज्यादा होगा, प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा होगा। इस बार करंट ज्यादा होगा प्राइमरी कॉइल में। क्यों ज्यादा होगा बताओ, क्योंकि पावर कंजर्वेशन का भी तो ध्यान रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन का भी तो ध्यान रखना है। ये जो लिखे अभी ES IS पावर इन सेकेंडरी कॉइल बराबर EP IP पावर इन प्राइमरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में EMF ज्यादा हो गया और प्राइमरी कॉइल में EMF कम है, तो इसको बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे IS को कम हो जाना पड़ेगा और IP को ज्यादा हो जाना पड़ेगा, तभी तो बराबरी वाली बात रहेगी। अगर IS भी इधर बढ़ जाएगा तो इधर वाला बहुत बढ़ जाएगा, LHS वाला ES इंटू IS।
और उधर वाला आईपी कम हो जाएगा, दोनों कम हो जाएगा, तब तो कम हो जाएगा पूरा आरएचएस वाला, तो बराबरी रहेगा नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन का भी ख्याल रखना है। इसीलिए सेकेंडरी ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल को ज्यादा करंट दिया जाता है ना, ताकि वो एनर्जी कंजर्वेशन रहे, एनर्जी बरकरार रहे, पावर लॉस ना हो, है ना। तो पावर कंजर्व रहे, एनर्जी कंजर्व रहे, इसीलिए क्या किया जाता है, प्राइमरी कॉइल में ज्यादा करंट दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया लॉजिक। चलिए, तो ये डिटेल बात हो गई। अब आगे दूसरा वाला बात कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, है ना, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। टीवी में इसको यूज करते हैं, है ना, वायरलेस सेट में यूज करते हैं स्टेप अप को, है ना, और पावर जनरेटिंग स्टेशन में जहां पावर जनरेट होता है स्टेप अप करके भेजा जाता है ना, पावर जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक आज का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, स्टेप डाउन। तो क्या समझ में आ रहा है कि डाउन कर देना है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो प्राइमरी कॉइल को मिल रहा है, वो जब ट्रांसफॉर्म होगा बाय ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल में, तो उसको कैसा वैल्यू कर देना है, उसका डाउन कर देना है, स्टेप डाउन, है ना। तो यहाँ पे ये लिखना है आपको, इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, स्टेप डाउन क्या करता है, ये हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ को चेंज करता है लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ में, लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ में, है ना। यानी कि ई एस लिखो या पी जो भी लिख लो, ई एस ये कम होगा ईपी से, है ना। प्राइमरी क्वाइल में ईएमएफ ज्यादा होगा, है ना, उसको कम में करेगा ट्रांसफॉर्म, तो बाद में क्या आता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वाला कम हो जाएगा ईएमएफ। ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी क्वाइल में वो कम होगा इस बार प्राइमरी क्वाइल से, है ना। जैसा ईएस का रिलेशन है ये याद रह गया, ये डेफिनेशन से ये याद रह गया, तो उसके बाद एनएस का भी उसी तरह से चलाना है, ईएस लेस देन ईपी, एनएस लेस देन एनपी, है ना। फिगर से भी देख लो, और यहां से क्या पता चल गया, तो देखो टर्न रेशियो होता है एनएस बाय एनपी। बड़ा क्या हो गया है, डिनोमिनेटर इस बार, यानी कि ऐसा हो गया है 4/8, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, यानी कि 1 से छोटा आ गया। तो टर्न रेशियो 1 से कम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। डाउन है 1 से कम है, ऐसे समझ लो, है ना। अप था तो 1 से ज्यादा था। तो यहां पे अब फिगर से भी देख लेते हैं, फिगर से भी समझ लो कि ये हो गया कोर, है ना, ये हो गया कोर, दिस इज कोर, आयरन कोर, है ना, ये कोर हो गया। और इस बार प्राइमरी में जो क्वाइलिंग है वो करना है ज्यादा, है ना। प्राइमरी में ये कर दिए क्वाइलिंग ज्यादा, और यहां पे दे रहे हैं इनपुट सेकेंडरी में क्वाइलिंग कम करना है। ठीक है, सेकेंडरी में क्वाइलिंग कम हो गया, ये हो गया आउटपुट, और ये हो गया सेकेंडरी क्वाइल, ये हो गया प्राइमरी क्वाइल, और ये हो गया कोर। ठीक है, तो ये दिख रहा है, इसमें ऐसा डायग्राम बनाना है आपको, प्राइमरी में ज्यादा क्वाइलिंग दिखाना है, सेकेंडरी में कम दिखाना है इसमें। अब उसी तरह से बात कर लें करंट का, तो रिलेशन वही दिख रहा है, ई एस बाय ई पी, एन एस बाय एन पी इक्वल टू उल्टा आई पी बाय आई एस। तो इस बार ये कम है, ये कम है, तो ये भी कम होगा, सब कम है तो ऊपर वाला कम होगा, तो आई पी लेस देन आई एस। ठीक है, यानी कि करंट इस बार सेकेंडरी क्वाइल में ज्यादा होगा, प्राइमरी क्वाइल में कम होगा, और उसी रीजन से पावर कंजर्वेशन के लिए, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, है ना। तो इस बार वही रीजन है, आईपी लेस देन आईएस का वही रीजन है। तो अब बात कर लें इसमें एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रिक बेल, है ना, हमको इस बार स्टेप डाउन करना है, 6 वोल्ट चाहिए, 220 नहीं, है ना। मोबाइल फोन हो जाएगा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, है ना, पावर सब स्टेशन पे इसको यूज करते हैं, है ना। कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पावर को थोड़ा स्टेप डाउन किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप करके भेजते हैं,
फिर अलग अलग कंज्यूमर को जब दिया जाता है तो देखो कॉलोनी में भी ट्रांसफार्मर लगा होता है आपके घर के आसपास, है ना, वो क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है। या आपके ट्रांसफार्मर, आपके कॉलोनी और आपके घर के ट्रांसफार्मर से पहले आपके जिले में जो पावर सब स्टेशन होता है वहां पे पहले स्टेप डाउन होता है, फिर वो आपके मोहल्ले के ट्रांसफार्मर सब में आता है ना, कम होके। तो आई होप ये पूरा इतनी बात आपको समझ आई है ना, और यही आपको ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर में, इतना अगर आपको आइडिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आप कराओगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप इतने दिन आपको ये चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना, बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कस किए, बहुत सारा टॉपिक, जितना टाइम मिल पाया टॉपिक करने की कोशिश किए। आगे फिर मिलेंगे, चलिए।